आज की कहानी है अंत भला तो सब भला। संगीता को ये एहसास था कि आज जो दिन में घटा है उसके कारण शाम को रवि से झगड़ा होगा और वह इसके लिए मानसिक रूप से तैयार थी। लेकिन जब ऑफिस से लौटे रवि ने मुस्कुराते हुए घर में कदम रखा तो वो उलझन में पड़ गई। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारा मूड हो तो खाना बाहर खाया जा सकता है। रवि ने उसे हाथ से पकड़कर अपने पास बैठा लिया। किस कारण इतना खुश नजर आ रहे हो? संगीता ने खिंचे से स्वर में पूछा। आज मेरे नए बॉस उमेश साहब ने मुझे अपने कैबिन में बुलाकर मेरे साथ दोस्ताना अंदाज में बहुत देर तक बातें की। उनकी वाइफ से तो आज दोपहर में तुम मिली ही थी। उन्हें एक स्कूल में इंटरव्यू दिलाने मैं ही ले गया था। मेरे दोस्त विपिन के पिताजी उस स्कूल के चेयरमैन को जानते हैं। उनकी सिफारिश से बॉस की वाइफ को वहाँ टीचर की जॉब मिल जाएगी। बॉस मेरे काम से भी बहुत खुश हैं। लगता है इस बार मुझे प्रमोशन ज़रूर मिल जाएगी। रवि ने एक ही सांस में संगीता को सारी बात बता डाली। संगीता ने उसकी भावी प्रमोशन के प्रति कोई प्रतिक्रिया जाहिर करने के बजाय वार्तालाप को नई दिशा में मोड़ दिया। प्रॉपर्टी डीलर ने कल शाम को किराए का मकान बताया था। तुम उसे देखने कब चलोगे? कभी नहीं। रवि एकदम चिढ़ उठा। 2 दिन से घर के सारे लोग बाहर गए हुए हैं और ये 2 दिन हमने बहुत हंसी खुशी गुजारे हैं। कल सुबह सब लौट आएंगे और रात दिन का झगड़ा फिर शुरू हो जाएगा। तुम समझते क्यों नहीं हो कि यहाँ से अलग हुए बिना हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अभी उस मकान को देखने चल रहे हैं, कह संगीता उठ खड़ी हुई। मुझे इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। अगर तुम में जरा सी भी बुद्धि है तो अपनी बहन और जीजा के बहकावे में आना छोड़ दो। गुस्से के कारण रवि का स्वर ऊंचा हो गया था। मुझे कोई नहीं बहका रहा है। मैंने 9 महीने इस घर में नरक में गुजार कर देख लिए हैं। मुझे अलग किराए के मकान में जाना ही है। संगीता रवि से भी ज्यादा जोर से चिल्ला पड़ी। इस घर को नरक बनाने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार तुम ही हो। पर तुमसे बहस करने की ताकत अब मुझ में नहीं रही है, कहकर रवि उठकर कपड़े बदलने शयन कक्ष में चला गया और संगीता मुंह फुलाए वहीं बैठी रही। उनका बाहर खाना खाने का कार्यक्रम तो बना ही नहीं, बल्कि घर में भी दोनों ने खाना अलग अलग और बेमन से खाया। घर में अकेले होने का कोई फायदा वे आपसी प्यार की जड़ें मजबूत करने के लिए नहीं उठा पाए। रात को 12 बजे तक टीवी देखने के बाद जब संगीता शयन कक्ष में आई तो रवि गहरी नींद में सो रहा था। अपने मन में गहरी शिकायत और गुस्से के भाव समेटे वे उसकी तरफ पीट करके लेट गई। किराए के मकान में जाने के लिए रवि पर दबाव बनाए रखने को संगीता अगली सुबह भी उससे सीधे मुंह नहीं बोली। रवि नाश्ता करने के लिए नहीं रुका। नाराजगी से भरा खाली पेट घर से निकल गया और अपना लंच बॉक्स भी मेज पर ही छोड़ गया। करीब 10 बजे उमाकांत अपनी पत्नी आरती, बड़े बेटे राजेश, बड़ी बहू अंजू और 5 वर्षीय पोते समीर के साथ घर लौटे। वे सब उनके छोटे भाई की बेटे की शादी में शामिल होने के लिए 2 दिनों के लिए गांव गए थे। फैली हुई रसोई को देखकर आरती ने संगीता से कुछ तीखे शब्द बोले तो दोनों के बीच फौरन ही झगड़ा शुरू हो गया। अंजू ने बीच बचाव की कोशिश की तो संगीता ने उसे भी कड़वी बातें सुनाते हुए झगड़े की चपेट में ले लिया। इन लोगों के घर पहुंचने के सिर्फ घंटे भर के अंदर ही संगीता लड़ भिड़कर अपने कमरे में बंद हो गई थी। उसकी सास ने उसे लंच करने के लिए बुलाया पर वह कमरे से बाहर नहीं निकली। ये संगीता रवि भैया को घर से अलग किए बिना न खुद चैन से रहेगी न किसी और को रहने देगी मम्मी। अंजू की इस टिप्पणी से उसके सास ससुर और पति पूरी तरह सहमत थे। इसकी बहन और माँ इसे भड़काना छोड़ दें तो सब ठीक हो जाए। उमाकांत की विवशता और दुख उनकी आवाज में साफ झलक रहा था। रवि भी बेकार में ही घर से कभी अलग ना होने की जिद पर अड़ा हुआ है। शायद किराए के घर में जाकर संगीता बदल जाए और इन दोनों की विवाहित जिंदगी हंसी खुशी बीतने लगे। आरती ने आशा व्यक्त की। किराए के घर में जाकर बदल तो वह जाएगी ही, पर रवि को यह अच्छी तरह मालूम है कि उसके घर पर उसकी बड़ी साली और सास का राज हो जाएगा और वह इन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। बड़े गलत घर में रिश्ता हो गया है उस बेचारे का। उमाकांत के इस जवाब को सुनकर आरती की आंखों में आंसू भर आए तो सब ने इस विषय पर आगे कोई बात करना मुनासिब नहीं समझा। शाम को ऑफिस से आकर रवि उससे पिछले दिन की घटना को लेकर झगड़ा करेगा, संगीता की यह आशंका उस शाम भी
निर्मूल साबित हुई। रवि परेशान सा घर में घुसा तो जरूर, पर उसकी परेशानी का कारण कोई और था। मुझे अस्थायी तौर पर मुंबई हेड ऑफिस जाने का आदेश मिला है। मेरी प्रमोशन वहीं से हो जाएगी, पर शायद यहाँ दिल्ली वापस आना संभव ना हो पाए। उसके मुंह से एक खबर सुनकर सबसे ज्यादा परेशान संगीता हुई। प्रमोशन के बाद कहाँ जाना पड़ेगा आपको? उसने चिंतित लहजे में पूछा। अभी कुछ पता नहीं। हमारी कंपनी की कुछ शाखाएं तो ऐसी घटिया जगह पर हैं जहाँ ना अच्छा खाना पीना मिलता है और ना अस्पताल, स्कूल जैसी सुविधाएं ढंग की हैं। रवि के इस जवाब को सुनकर उसका चेहरा और ज्यादा उतर गया। तब आप प्रमोशन लेने से इनकार कर दो। संगीता एकदम चिढ़ उठी। मुझे दिल्ली छोड़कर धक्के खाने कहीं और नहीं जाना है। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं अपनी प्रमोशन कैसे छोड़ सकता हूँ? रवि गुस्सा हो उठा। तब इधर उधर धक्के खाने आप अकेले जाना। मैं अपने घर वालों से दूर कहीं नहीं जाऊंगी। अपना फैसला सुनाकर नाराज नजर आती संगीता अपने कमरे में घुस गई। आगामी शनिवार को रवि हवाई जहाज से मुंबई चला गया। उसके घर छोड़ने से पहले ही अपनी अटैची लेकर संगीता मायके चली गई थी। रवि के मुंबई चले जाने से संगीता के किराए के अलग घर में रहने की योजना लंगड़ा गई। उसके भैया भाभी तो पहले ही ऐसा कदम उठाए जाने के हक में नहीं थे। उसकी दीदी और माँ रवि की गैर मौजूदगी में उसे अलग मकान दिलाने का हौसला अपने अंदर पैदा नहीं कर पाई। विवाहित लड़की का ससुराल वालों से लड़ झगड़कर अपने भाई भाभी के पास आकर रहना आसान नहीं होता। ये कड़वा सच संगीता को जल्द ही समझ में आने लगा। कंपनी के गेस्ट हाउस में रह रहा रवि उसे अपने पास बुला नहीं सकता था, और संगीता ने अपनी ससुराल वालों से संबंध इतने खराब कर रखे थे कि वे उसे रवि की गैर मौजूदगी में बुलाना नहीं चाहते थे। सबसे पहले संगीता के संबंध अपनी भाभी से बिगड़ने शुरू हुए। घर के कामों में हाथ बटाने को लेकर उनके बीच झड़पें शुरू हुईं, और फिर भाभी को अपनी ननद की घर में मौजूदगी बुरी तरह खलने लगी। संगीता की मां ने अपनी बेटी की तरफदारी की तो उनका बेटा उनसे झगड़ने लगा। तब संगीता की बड़ी बहन और जीजा को झगड़े में कूदना पड़ा। फिर टेंशन बढ़ती चली गई। हमारे घर की सुख शांति खराब करने का संगीता को कोई अधिकार नहीं है। माँ, इसे या तो रवि के पास जाकर रहना चाहिए या फिर अपनी ससुराल में। अब और ज्यादा इसकी इस घर में मौजूदगी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने बेटे की इस चेतावनी को सुनकर संगीता की माँ ने घर में काफी कलेश किया, पर ऐसा करने के बाद उनकी बेटी का घर में आदर सम्मान बिल्कुल समाप्त हो गया। बहू के साथ अपने संबंध बिगाड़ना उनके हित में नहीं था, इसीलिए संगीता की माँ ने अपनी बेटी की तरफदारी करना बंद कर दिया। उनमें आए बदलाव को नोट करके संगीता उनसे नाराज रहने लगी थी। संगीता की बड़ी बहन को भी अपने इकलौते भाई को नाराज करने में अपना हित नजर नहीं आया। रवि की प्रमोशन हो जाने की खबर मिलते ही उसने अपनी छोटी बहन को सलाह दी। संगीता, तुझे रवि के साथ जाकर ही रहना पड़ेगा। भैया के साथ अपने संबंध इतने ज्यादा मत बिगाड़ कि उसके घर के दरवाजे तेरे लिए सदा के लिए बंद हो जाएं। जब तक रवि के पास जाने की सुविधा नहीं हो जाती, तू अपनी ससुराल में जाकर रह। तुम सब मेरा यूं साथ छोड़ दोगे, ऐसी उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी। तुम लोगों के बहकावे में आकर ही मैंने अपनी ससुराल वालों से संबंध बिगाड़े हैं, ये मत भूलो दीदी। संगीता के इस आरोप को सुनकर उसकी बड़ी बहन इतनी नाराज हुई कि दोनों के बीच बोलचाल ना के बराबर रह गई। रवि के लिए संगीता को मुंबई बुलाना संभव नहीं था। संगीता को बिन बुलाए ससुराल लौटने की शर्मिंदगी से हालात ने बचाया। दरअसल रवि को मुंबई गए करीब 2 महीने बीते थे जब एक शाम उसके सहयोगी मित्र अरुण ने संगीता को आकर बताया, आज हमारे बॉस उमेश साहब के मुंह से बातों बातों में एक काम की बात निकल गई। संगीता, रवि के दिल्ली लौटने की बात बन सकती है। कैसे? संगीता ने फौरन पूछा। अनुकंपा के आधार पर उसकी पोस्टिंग यहाँ हो सकती है। मैं कुछ समझी नहीं। संगीता के चेहरे पर उलझन के भाव उभरे। मैं पूरी बात विस्तार से समझाता हूँ। देखो, अगर रवि ये अर्जी दे दे कि दिल के रोगी पिता की देखभाल के लिए उसका उनके पास रहना जरूरी है, तो उमेश साहब के अनुसार उसका तबादला दिल्ली किया जा सकता है। लेकिन रवि के बड़े भैया भाभी भी तो मेरे सास ससुर के पास रहते हैं। इस कारण क्या रवि की अर्जी नामंजूर नहीं हो जाएगी? उनका तो अपना फ्लैट है ना। वह तो है।
अगर वे अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाएं, तो रवि की अर्जी को नामंजूर करने का ये कारण समाप्त हो जाएगा। ये बात तो ठीक है। तब आप अपने जेठ जेठानी को उनके फ्लैट में जाने को फटाफट राजी करके उमेश साहब से मिलने आ जाओ। ऐसी सलाह देकर अरुण ने विदा ली। संगीता ने उसी वक्त रवि को फोन मिलाया। तुम जाकर भैया भाभी से मिलो संगीता, मैं भी उनसे फोन पर बात करूंगा। रवि सारी बात सुनकर बहुत खुश हो उठा। संगीता को झिझक तो बड़ी हुई, पर अपने भावी फायदे की बात सोचकर वह अपनी ससुराल जाने को 15 मिनट में तैयार हो गई। रवि के बड़े भाई ने उसकी सारी बात सुनकर गंभीर लहजे में जवाब दिया। संगीता, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि रवि का तबादला दिल्ली में हो जाए, पर मुझे अपने फ्लैट को किराए पर मजबूरन चढ़ाना पड़ेगा। उसकी मासिक किस्त में मैं उसी किराए से भर पाऊंगा। रवि और संगीता के बीच फोन पर 2 दिनों तक दसियों बार बातें हुईं और अंत में उन्हें बड़े भैया में के फ्लैट की किस्त रवि की पगार से चुकाने का निर्णय मजबूरन लेना पड़ा। सप्ताह भर के अंदर बड़े भैया का परिवार अपने फ्लैट में पहुंच गया और संगीता अपना सूटकेस लेकर ससुराल लौट आई। रवि ने कुरियर से अपनी अर्जी संगीता को भिजवा दी। उसे इस अर्जी को लेकर रवि के बॉस उमेश साहब तक पहुंचना था। संगीता ने फोन करके उनसे मिलने का समय मांगा तो उन्होंने उसे रविवार की सुबह अपने घर आने को कहा। क्या मैं आपके ऑफिस में नहीं मिल सकती हूँ सर? संगीता इन शब्दों को बड़ी कठिनाई से अपने मुंह से निकाल पाई। मैं तुम्हें ऑफिस में ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा संगीता। मैं घर पर सारे कागजात तसल्ली से चेक कर लूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि कहीं कोई कमी रह जाए। यह मेरी भी दिली इच्छा है कि रवि जैसा मेहनती और विश्वसनीय इंसान वापस मेरे विभाग में लौट आए। क्या तुम्हें मेरे घर आने पर कोई एतराज है? ना, नो सर नो। मैं रविवार की सुबह आपके घर आ जाऊंगी। कहते हुए संगीता का पूरा शरीर ठंडे पसीने से नहा गया था। उसके साथ उमेश साहब के घर चलने के लिए हर कोई तैयार था, पर संगीता सारे कागज लेकर वहां अकेली पहुंची। उनके घर में कदम रखते हुए वह शर्म के मारे खुद को जमीन में गड़ता महसूस कर रही थी। उमेश साहब की पत्नी शिखा का सामना करने की कल्पना करते ही उसका शरीर कांप उठता था। रवि के मुंबई जाने से कुछ दिन पूर्व ही वह शिखा से पहली बार मिली थी। उस मुलाकात में जो घटा था उसे याद करते ही उसका दिल किया कि वह उल्टी भाग जाए, लेकिन अपना काम कराने के लिए उसे उमेश साहब के घर की दहलीज लांघनी ही पड़ी। अचानक उस दिन का घटना चक्र उसकी आंखों के सामने घूम गया। उस दिन रवि शिखा को एक स्कूल में इंटरव्यू दिलाने ले जा रहा था। रवि का बैंक उस स्कूल के पास ही था। उसे बैंक में कुछ पर्सनल काम कराने थे। जितनी देर में शिखा स्कूल में इंटरव्यू देगी उतनी देर में वह बैंक में के काम करा लेगा। ऐसा सोचकर रवि कुछ जरूरी कागज लेने शिखा के साथ अपने घर आया था। संगीता उस दिन अपनी माँ से मिलने गई हुई थी। वह उस वक्त लौटी जब शिखा एक गिलास ठंडा पानी पीकर उनके घर से अकेली स्कूल जा रही थी। वह शिखा को पहचानती नहीं थी, क्योंकि उमेश साहब ने कुछ हफ्ते पहले ही अपना पदभार संभाला था। कौन हो तुम? मेरे घर में किस लिए आना हुआ? संगीता ने बड़े खराब ढंग से शिखा से पूछा था। रवि और मेरे पति एक ही ऑफिस में काम करते हैं। मेरा नाम शिखा है। संगीता के गलत व्यवहार को नजरअंदाज करते हुए शिखा मुस्कुरा उठी थी। मेरे घर में तुम्हें मेरी गैर मौजूदगी में आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पति को धोखा देना है तो कोई और शिकार ढूंढो। मेरे पति के साथ इश्क लड़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी बेइज्जती करूंगी। उसे यूं अपमानित करके संगीता अपने घर में घुस गई थी। तब उसे रोज लगता था कि रवि उसके साथ उसके गलत व्यवहार को लेकर जरूर झगड़ा करेगा, पर शिखा ने रवि को उस दिन की घटना के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। अब रवि की दिल्ली में बदली कराने के लिए उसे शिखा के पति की सहायता चाहिए थी। अपने गलत व्यवहार को याद करके संगीता शिखा के सामने पड़ने से बचना चाहती थी, पर ऐसा हो नहीं सका। उनके ड्राइंग रूम में कदम रखते ही संगीता का सामना शिखा से हो गया। मैं अकारण अपने घर आए मेहमान का अपमान नहीं करती हूँ। तुम बैठो, वे नहा रहे हैं। उसे यह जानकारी देकर शिखा घर के भीतर चल दी। प्लीज आप 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। संगीता ने उसे अंदर जाने से रोका। कहो। अपने होठों पर मुस्कान सजाकर शिखा उसकी तरफ देखने लगी। मैं उस दिन के अपने खराब व्यवहार के लिए क्षमा मांगती हूँ।
संगीता को अपना गला सूखता लगा। क्षमा तो मैं तुम्हें कर दूंगी, पर पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। ये ठीक है कि तुम मुझे नहीं जानती थी, पर अपने पति को तुमने चरित्रहीन क्यों माना? शिखा ने चुभते स्वर में पूछा। उस दिन मुझसे बड़ी भूल हुई। वे चरित्रहीन नहीं हैं, संगीता ने दबे स्वर में जवाब दिया। मेरी पूछताछ का भी यही नतीजा निकला था। फिर तुमने हम दोनों पर शक क्यों किया था? उन दिनों मैं काफी परेशान चल रही थी। मुझे माफ कर। सॉरी संगीता, तुम माफी के लायक नहीं हो। तुम्हारी उस दिन की बदतमीजी की चर्चा मैंने आज तक किसी से नहीं की है, पर मैं अब अपनी सारी बातें अपने पति को जरूर बताऊंगी। प्लीज आप उनसे कुछ ना कहें। मेरी नजरों में तुम कैसी भी सहायता पाने की पात्रता नहीं रखती हो। मुझे कई लोगों ने बताया है कि तुम्हारे खराब व्यवहार से रवि और तुम्हारे ससुराल वाले बहुत परेशान हैं। अपने किए का फल सबको भोगना ही पड़ता है, सो तुम भी भोगो। शिखा को फिर से घर के भीतरी भाग की तरफ जाने को तैयार देख संगीता ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने व्यवहार को पूरी तरह बदल दूंगी। अपनी माँ और बहन का कोई भी हस्तक्षेप अब मुझे अपनी विवाहित जिंदगी में स्वीकार नहीं होगा। मेरे अकेलेपन और उदासी ने मुझे अपनी भूल का एहसास बड़ी गहराई से करा दिया है। तब रवि जरूर वापस आएगा। हंसी खुशी से रहने की नई शुरुआत के लिए तुम्हें मेरी शुभकामनाएं संगीता। आज से तुम मुझे अपनी बड़ी बहन मानोगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू दीदी। भाव विभोर हो इस बार संगीता उनके गले लगकर खुशी के आंसू बहाने लगी। उमेश साहब के प्रयास से 4 दिन बाद रवि के दिल्ली तबादला होने के आदेश निकल गए। इस खबर को सुनकर संगीता अपनी सास के गले लगकर खुशी के आंसू बहाने लगी थी। उसी दिन शाम को रवि के बड़े भैया उमेश साहब का धन्यवाद प्रकट करने उनके घर काजू की बर्फी के डिब्बे के साथ पहुंचे। अब तो सब ठीक हो गया ना राजेश? सब बढ़िया हो गया सर। कुछ दिनों में रवि बड़ी पोस्ट पर यहीं आ जाएगा। संगीता का व्यवहार अब सबके साथ अच्छा है। अपनी माँ और बहन के साथ उसकी फोन पर ना के बराबर बातें होती हैं। बस एक बात जरा ठीक नहीं है सर। कौन सी राजेश? सर, संयुक्त परिवार में मैं और मेरा परिवार बहुत खुश थे। अपने फ्लैट में हमें बड़ा अकेलापन से महसूस होता है। राजेश का स्वर उदास हो गया। अपने छोटे भाई के वैवाहिक जीवन को खुशियों से भरने के लिए यह कीमत तुम खुशी खुशी चुका दो। राजेश, अपने फ्लैट की किस्त के नाम पर तुम रवि से हर महीने 10,000 लेने कभी बंद मत करना। ये अतिरिक्त खर्चा ही संगीता के दिमाग में किराए के मकान में जाने का कीड़ा पैदा नहीं होने देगा। आप ठीक कह रहे हैं सर। वैसे रवि से रुपए लेकर मैं नियमित रूप से बैंक में जमा कराऊंगा। भविष्य में इस मकान को तोड़कर नए सिरे से बढ़िया और ज़्यादा बड़ा 2 मंजिला मकान बनाने में यही पैसा काम आएगा। तब मैं अपना फ्लैट बेच दूंगा और हम दोनों भाई फिर से साथ रहने लगेंगे। राजेश भावुक हो उठा। पिछले दिनों रवि को मुंबई भेजने और तुम्हारे फ्लैट की किस्त उससे लेने की हम दोनों के बीच जो खिचड़ी पकी है, उसकी भनक किसी को कभी नहीं लगनी चाहिए। उमेश साहब ने उसे मुस्कुराते हुए आगाह किया। ऐसा कभी नहीं होगा सर। आप मेरी तरफ से शिखा मैम को भी धन्यवाद देना। उन्होंने रवि के विवाहित जीवन में सुधार लाने का बीड़ा ना उठाया होता तो हमारा संयुक्त परिवार बिखर जाता। अंत भला तो सब भला। उमेश साहब की इस बात ने राजेश के चेहरे को फूल सा खिला दिया था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।